हेलो, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं वो बताता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। तो आपको ये देखना है कि अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, अगर कोई भी इस इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है तो उस इक्वेशन को बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है? क्वाड्रेटिक का यहाँ पे मतलब है टू। क्वाड्रेटिक का यहाँ पर जो मतलब है वो होता है टू। क्वाड मीन्स टू, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जहाँ पे जो वेरिएबल है, इस वाली इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल क्या है, एक्स, जहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो टू होती है, उन इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे टू का मतलब क्या है? यहाँ पे टू का मतलब है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर आएंगे तो हमेशा दो आंसर्स आएंगे। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव ओनली टू सॉल्यूशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो सॉल्यूशन ही होंगे, ठीक है। अब दोनों जो होंगे वो वैलिड होंगे या इनवैलिड होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेकिन हमेशा इसके जो आंसर्स आएंगे वो आएंगे दो। क्यों आएंगे दो? क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब टू होता है और यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर टू है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता दी, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं, मान लेते हैं अगर आपके पास कोई लिखा हुआ है, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि आपको लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, यहाँ पे a कॉमा बी कॉमा सी क्या होते हैं? a b और c। एक्स स्क्वायर और एक्स तो हमें पता है, एक्स तो वेरिएबल है, तो a b c क्या होता है? a वो टर्म होती है जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट होती है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज नोन एज a, जो x का कोफिशिएंट है दैट इज नोन एज b एंड द कांस्टेंट टर्म इज नोन एज c, ठीक है। तो जो c होती है दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे a b और c जो है वो इंटीजर्स होते हैं। a b c जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। a b c कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे a बट a इज नॉट इक्वल टू जीरो। b और c कैन बी जीरो, b एंड c कैन बी जीरो बट a इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? अगर a मैंने जीरो पुट कर दिया यहाँ पे, तो अगर मैंने a जीरो पुट कर दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं ना, क्योंकि जीरो इंटू एक्स स्क्वायर तो ये तो जीरो हो गया, तो बी एक्स प्लस सी बचेगा, दैट मीन्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ लीनियर इक्वेशन। बट सिंस वी आर स्टडिंग क्वाड्रेटिक तो यहाँ पे a जीरो नहीं हो सकता, a जीरो हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। b और c जो है जीरो हो सकते हैं, a b c कोई भी इंटीग्रल वैल्यू भी ले सकते हैं या फिर कुछ और वैल्यूज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो a b c कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं वैसे, ठीक है। इंटीजर्स होती है अधिकतर वैल्यूज, वैसे a b c आपकी कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, बट स्पेशल आपको ध्यान रखना है कि जो a है वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, और ए बी सी बल्कि इंटीजर्स की जगह आप ये लिख लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए बी सी जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगे यहाँ पे, सिर्फ रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। मतलब रियल नंबर हो सकता है कोई भी नंबर हो, रैशनल इरेशनल कुछ भी नंबर हो सकता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म का भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ए बी और सी की जगह, ठीक है। तो इंटीजर्स बोलना सही नहीं है, द रियल वर्ड विल बी करेक्ट। तो ए बी और सी जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, बट ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बी एंड सी कैन बी जीरो, ठीक है, क्योंकि तब भी हमारी इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगी ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो तब भी होगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम, अगर आपको पता लग गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दिखाई देती है, तो अब सवाल आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, सॉल्व करने के वैसे तो आपके पास दो मेथड्स होते हैं, वैसे आपके पास तीन मेथड्स होते हैं, ठीक है। वैसे आपके पास बेसिकली यू हैव थ्री मेथड्स, बट अभी यहाँ पे हम इस वीडियो के लिए दो क्वेश्चन अभी हम दो मेथड्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट मेथड होता है, फर्स्ट मेथड इज नोन एज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही आसान है। फैक्टराइजेशन मेथड को समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे हमें x की वैल्यूज बतानी है कि x की वैल्यू क्या आएगी। x की आपको पता ही है, दो वैल्यूज आएंगी। क्यों आएगी दो? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, देखो,
फैक्टराइजेशन मेथड में आपको बहुत आसानी से समझा सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का एक और नाम होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। तो देखिए इसमें होता क्या है, ध्यान से देखना। इस वाले में क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले इस यहाँ पे लिखना है कि a कितना है आपके पास, तो a है 1, b कितना है, b है -8, c कितना है, c है 12। a b c मैंने कैसे लिखा, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता के आया हूँ। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो दैट इज नोन एज a। x का जो कोफिशिएंट है दैट इज नोन एज b, सो देयरफॉर b इज इक्वल टू -8, एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो होती है c। आपको सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई कर देना और साइड में लिख लेना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई a एंड c, a और c यानी 12 इंटू 1 आप करोगे तो आपके पास इक्वल टू में 12 आ जाएगा। अब आपको इस 12 के फैक्टर्स करने हैं, तो आप फैक्टर्स करिए। फैक्टर्स अगर आप करोगे तो आ जाएगा 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। अब इन फैक्टर से आपको एक पेयर बनाना है, इन फैक्टर से आपको एक पेयर बनाना है, लेकिन पेयर की कंडीशन क्या है, पेयर आपको ऐसा बनाना है कि ये जो मिडिल टर्म दिख रही है आपको, ये -8 ये बन जाए, मिडिल टर्म बननी चाहिए। इसलिए इस मेथड का नाम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, मतलब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे, अब देखो ध्यान से देखो, हमें 12 को इस तरीके से स्प्लिट करना है, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर से हमें एक ऐसा पेयर बनाना है जिनको प्लस या माइनस करके तो मिडिल टर्म आए यानी -8 आए, और मल्टीप्लाई करके यही नंबर आ जाना चाहिए यानी 12। दोबारा सुन लीजिए, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट ए और सी को मल्टीप्लाई करो, ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया उसके फैक्टर्स करके एक ऐसा पेयर निकालो जिनको प्लस माइनस करने के बाद तो मिडिल टर्म आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद a इंटू सी आना चाहिए, दैट मीन्स 12 आना चाहिए। तो कई भी करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे एक ले लिया 4 और एक ले लिया 3, एक हमारे पास 4 है, एक हमारे पास 3 है। तो मान लो मैंने 4 और 3 लिया, तो आप बोलोगे सर 4 3 से 12 तो हो गया, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई। नहीं, 4 और 3 में कोई भी अगर मैं साइन लगा दूं, चलो मान लो मैं दोनों में माइनस माइनस का साइन भी लगाता हूँ, तो वो -8 कभी नहीं बन पाएंगे। तो यानी ये जो केस है वो कैंसिल हो गया, ये केस हम नहीं ले सकते, ठीक है। हमें ऐसी कंडीशन लेनी है जिस कंडीशन से, मतलब एक ऐसा पेयर लेना है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो मान लीजिए अब इस बार मैं पेयर के तौर पे क्या लेता हूँ, इस बार मैं लेता हूँ, देखो एक तो मैं ले सकता हूँ 3 2 6 और एक मैं ले सकता हूँ 2, और अगर मैं दोनों के आगे माइनस का साइन लगा दूँ तो अब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे, क्योंकि -6 और -2 मिलके तो -8 बन जाते हैं, गुड, और -6 इंटू -2 प्लस का 12 भी बन जाते हैं। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो यानी ये पेयर हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और -8x को स्प्लिट करके 6 और 2 की फॉर्म में लिख देंगे, तो हम लिखेंगे -2x -6x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यानी हमने किया क्या, हमने माइनस के 8x को स्प्लिट करके लिख दिया किसकी फॉर्म में, 6x और 2x की फॉर्म, ठीक है, क्योंकि देखो -8 अभी भी तो बन रहा है, -2x -6x -8x। अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। शुरू की दो टर्म्स में से आप x कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपके x -2 बच जाएगा। लास्ट की दो टर्म्स में से आप -6 कॉमन लोगे तो आपके पास x -2 बच जाएगा और इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों ब्रैकेट में आपकी हमेशा सेम क्वांटिटी बचनी चाहिए। अगर आपकी सेम क्वांटिटी नहीं बच रही है दैट मीन्स यू आर डूइंग द क्वेश्चन रॉन्ग, आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो ये एक आपकी एक छोटी सी आप बोल सकते हो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि इन दोनों ब्रैकेट्स में आपकी जो क्वांटिटीज है वो सेम होनी चाहिए। इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अब x -2 होल में से कॉमन आ रहा है, तो अगर x -2 पूरे में से कॉमन आ गया तो यहाँ पे x -6 बचेगा और इज इक्वल्स टू में आपके पास बच गया यहाँ पे 0। इसके दो मतलब होते हैं, पहला मतलब होता है कि x -2 या तो 0 के बराबर है, और दूसरा मतलब होता है कि x -6 या तो 0 के बराबर है। तो या तो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 2 बाय सॉल्विंग दिस, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारे पास दो आंसर्स आएंगे, तो हमारे दो आंसर्स आ गए, वो आ गए x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 6। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम सेकंड मेथड पे। अब हम बढ़ेंगे सेकंड मेथड पे अपने, और जो सेकंड मेथड है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, ये भी बोला जाता है इसे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है और आपको कुछ नहीं करना है, फैक्टर वगैरह आपको ये याद रखना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है x इक्वल्स टू -b। x का मतलब क्या है, जो वेरिएबल आपको निकालना है क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपको x की फॉर्म में दिया हो, y z किसी भी फॉर्म में भी दे सकता है। तो जो आपको निकालना है वो आंसर कैसे आएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac, जिसको कि हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाई 2 है, लेकिन वो भी हमें जानना नहीं है। अभी हमें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2 है, ये आपका फॉर्मूला है। आपको अपनी वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम सेम ही क्वेश्चन लेते हैं,
ठीक है, ताकि सेम आंसर आए। तो देखो हम लेते हैं दोबारा से, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो हम इसी को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, बस हमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आएगा। देखो कैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 वैसे बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, या फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिन क्वेश्चंस का आंसर हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से नहीं आ रहा है या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं आ रहा है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है, तो आपको पता होगा यहाँ पे अच्छे से कि a कितना है 1, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, b है -8 और c है 12। तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो देयरफॉर अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस b, तो माइनस ऑफ -8 क्योंकि b की जगह तो -8 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स -8 स्क्वायर minus 4 into a is 1 and c is 12 and we will divide it by 2a, that means 2 into 1. Now we will solve this. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस हो गया है, तो प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर सबको पता होगा 64 होता है, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12, तो 12 4 होता है 48, तो 48 आ जाएगा और आपके पास नीचे कितना आ जाएगा अपॉन 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस माइनस, मैं पेज थोड़ा आगे कर देता हूँ, तो 8 प्लस माइनस यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 64 माइनस 48, 64 माइनस 48 आपके पास आ जाएगा 16, 14 और 8, हाँ ठीक है, 64 माइनस 48 आपके पास 16 आ गया। ठीक है, तो आपके पास ये 16 आ गया और अपॉन में आ गया आपके पास 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो 8 प्लस माइनस, अभी प्लस माइनस का मतलब भी बताऊंगा, अंडर रूट ऑफ 16 आप सबको पता है 4 होता है और ये नीचे आ गया 2, इतना तो आपको सबको पता ही होगा। ठीक है, कि 16 का जो रूट होता है वो होता है 4, ठीक है, क्योंकि 4 इंटू 4 16 होता है। अब लेकिन हमारा आंसर कैसे आया, तो ये तो x की वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 4/2। तो यहाँ पे देखो आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा, दो आंसर आएंगे, x इज इक्वल टू पहले हम लेंगे 8 प्लस 4/2 और हम यहाँ से दूसरा लेंगे x इज इक्वल टू 8 माइनस 4/2। तो जब हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 4 होता है 12, तो 12/2 दैट मीन 6, ये आ गया 6। और जब हम दूसरे को सॉल्व करेंगे तो दैट इज 8 माइनस 4 इज 4, 4/2 इज 2। तो यानी कि हमारे जो आंसर्स आ गए वो आ गए x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2। अब हम चेक करते हैं, ऊपर मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ आपको कि हमारा आंसर सेम आए थे 6 और 2। देखिए वहाँ पे भी हमारे पास जो आंसर्स आए थे वो क्या आए थे, 2 एंड 6, यानी 6 और 2। तो यानी कि आपको ये पता होगा कि मेथड बदलने से आंसर्स नहीं बदलते हैं। आप मेथड बहुत सारे लगा सकते हो। एक और मेथड होता है दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसको मैंने इस समय इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो थोड़ा सा अभी आपके आउट ऑफ सिलेबस है। जो रिसेंट सिलेबस आया है आपका सीबीएसई के अकॉर्डिंग, उस सिलेबस में वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी सिखा दूँ। ठीक है, वो भी बहुत आसान होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।